हेलो प्यारे बच्चों, हम 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 परमाणुओं की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने परमाणविक स्पेक्ट्रा के बारे में डिटेल से पढ़ा है। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पहले आप पिछला वीडियो डिटेल से देखें और उसके बाद इस वीडियो तक पहुंचे। रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का एक प्रकार है। जब परमाणु ऊर्जा का अवशोषण करता है तो ऊर्जा के अवशोषण के बाद वह ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता है। अतः ऊर्जा के अवशोषण के पश्चात उत्सर्जित ऊर्जा का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। रेखीय स्पेक्ट्रम में विभिन्न प्रकार की रेखाएं प्राप्त होती है, इसीलिए इसको हम रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है यह एक रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। तो मेंशन कर देते हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। जब हाइड्रोजन को ऊर्जा दी जाती है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। क्योंकि उच्चतम ऊर्जा स्तर एक अस्थायी ऊर्जा स्तर होता है, इसीलिए यह पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन कर निम्नतम ऊर्जा स्तर में आते हैं। परिणाम स्वरूप ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यह ऊर्जा क्वांटा या फोटोन के रूप में उत्सर्जित होती है। परिणाम स्वरूप हमें पर्दे पर रेखाएं प्राप्त होती है, जिसे स्पेक्ट्रम रेखा कहते हैं। देखो होता क्या है, मान लो ये है निम्नतम ऊर्जा स्तर और ये कोई उच्चतम ऊर्जा स्तर मान लो। पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर में है। जैसे ही हम हाइड्रोजन को ऊर्जा देते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। यहां पर इन्होंने क्या किया है, ऊर्जा का अवशोषण। अब उच्चतम ऊर्जा स्तर में ऊर्जा अधिक है और कोई भी सिस्टम यदि अधिक ऊर्जा वाला है, सिस्टम की ऊर्जा अधिक है, तो वह अस्थायी होता है। स्थायी को प्राप्त करने के लिए वह पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आएंगे और क्या करेंगे, ऊर्जा का उत्सर्जन। ऊर्जा का उत्सर्जन कर वे उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आ रहे हैं। ऊर्जा का ये अवशोषण उत्सर्जन क्वांटा या फोटोन के रूप में होता है। परिणाम स्वरूप हमें पर्दे पर रेखाएं प्राप्त होती है, जिसे स्पेक्ट्रम रेखा कहते हैं। तो इसको हम लैंग्वेज में लिखते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं, या इसको हम अवशोषित लेते हैं, बेटर रहेगा। निम्नतम
ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन विकिरण ऊर्जा का, ऊर्जा कह सकते हैं, विकिरण कह सकते हैं, उत्सर्जन कर पुनः निम्नतम ऊर्जा स्तर में आते हैं। ऊर्जा का उत्सर्जन क्वांटा, ये तो हमने पढ़ा है प्लांक थ्योरी में, या फोटोन के रूप में होता है। परिणाम स्वरूप पर्दा या प्लेट, प्लेट पर, प्लेट कौन सी है, फोटोग्राफ प्लेट, रेखाएं प्राप्त होती हैं, जिसे स्पेक्ट्रम रेखा कहते हैं। तो यहां पर हमने कहा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और यह उच्चतम ऊर्जा स्तर से पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन कर निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है। ऊर्जा का उत्सर्जन क्वांटा या फोटोन के रूप में होता है। परिणाम स्वरूप फोटोग्राफी प्लेट पर हमें रेखाएं प्राप्त होती है, जिसे हम स्पेक्ट्रम रेखा कहते हैं। रिडबर्ग एक वैज्ञानिक हुआ। रिडबर्ग के अनुसार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणियों की रेखाएं निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम रेखाओं को तरंग संख्या के रूप में प्रदर्शित करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणियों की रेखाएं अर्थात तरंग संख्या V बराबर हो जाएगा 109,677 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। यहाँ पर n1 यदि 1 2 3 ऐसे हैं तो n2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n1 + 1 n1 + 2 इस तरह जाएगा। अर्थात यदि n1 का मान 1 है तो n2 का मान हो जाएगा 2 3 4 ऐसे। यदि n1 का मान 2 है तो n2 का मान हो जाएगा 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू। यदि n1 का मान 3 है तो n2 का मान हो जाएगा 4 5 6 ऐसे कंटिन्यू। तो रिडबर्ग के अनुसार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणियों की रेखाएं
हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा प्राप्त होता है। यहाँ पर मैं स्पेक्ट्रम को बना रहा हूं और फिर हम इसकी डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर N1 बराबर है 1, N1 बराबर 2, N1 बराबर 3, N1 बराबर 4, N1 बराबर 5, N1 बराबर 6 और यहाँ N का मान है इनफाइनाइट अनंत। अब देखो N1 का मान जब 1 है तो N2 का मान कितना होगा? 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कंटिन्यू चलेगा। N1 अगर 2 है तो N2 हो जाएगा 3, 4, 5, 6 ऐसे कंटिन्यू। N1 3 है तो N2 हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे कंटिन्यू जाएगा। अब ऐसा ये नहीं, यहाँ नहीं सोचे कि सर आपने 6 तक क्यों लिखा है, ऐसे कंटिन्यू जा रहा है। N1 अगर 4 है तो N2 हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे कंटिन्यू। N1 अगर 5 है तो N2 हो जाएगा 6, 7, 8, 9। N1 अगर 6 है तो N2 हो जाएगा 7, 8, 9 ऐसे कंटिन्यू। अब यहाँ अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ रहे हैं N1 से N2 3 4 5 6 जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो एनर्जी गैप है, ऊर्जा का जो अंतर है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ये भी आपको नोटबुक में बनाते समय ध्यान रखना है। यदि N1 का मान 1 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइमन श्रेणी। अभी हम पहले श्रेणी बना लेते हैं। अब देखो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तंभ में है और वो पुनः किसमें आ रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन करके पहले में। तीसरे में है वो पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करके कहाँ आ रहा है, पहले में। चौथे में है ऊर्जा का उत्सर्जन करके फिर कहाँ आ रहा है, पहले में। ऐसे ही पांचवें में है ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, कहाँ आ रहा है, पहले में। ऐसे ही छठे से ऊर्जा का उत्सर्जन करके कहाँ आ रहा है, पहले। ये जो श्रेणी हमें प्राप्त हो रही है इसको हम बोलते हैं लाइमन श्रेणी। हाइड्रोजन की विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं का नाम उनके खोजकर्ता वैज्ञानिकों के नाम पर दिए गए हैं। इनकी खोज लाइमन ने की थी, इसीलिए इसको हम पढ़ते हैं लाइमन श्रेणी। अब दूसरा क्या हो सकता है कि वो तीसरे लेवल से ऊर्जा का उत्सर्जन करके दूसरे में आ रहा है, चौथे से ऊर्जा का उत्सर्जन करके दूसरे में आ रहा है, पांचवे से ऊर्जा का उत्सर्जन करके दूसरे में आ रहा है, छठे से ऊर्जा का उत्सर्जन करके कहाँ आ रहा है, वो दूसरे। ये जो श्रेणियां हैं इसको हम क्या नाम देंगे, बामन श्रेणी। अब क्या हो सकता है कि वो चौथे एनर्जी लेवल में है और यहाँ पर वो ऊर्जा का उत्सर्जन करके तीसरे में आ रहा है, पांचवे से वो तीसरे में आ रहा है और छठे से वो किसमें आ रहा है, तीसरे में। ये जो श्रेणी हमें प्राप्त हो रही है इनका नाम क्या है, पाश्चन श्रेणी। अगला क्या हो सकता है कि वो एनर्जी लेवल पांचवे में है और पांचवे से वो ऊर्जा का उत्सर्जन करके चौथे में आ रहा है, छठे में ऊर्जा का उत्सर्जन करके वो पांचवे में आ रहा है। इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6। अब क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर हमने दूसरे से पहले में, तीसरे से पहले में, चौथे से पहले में आ रहा है, पांचवे से पहले में आ रहा है, छठे से पहले में आ रहा है। अब यहाँ पर ये सेकंड में है तो तीसरे से दूसरे में, चौथे से दूसरे में, पांचवे से दूसरे में, छठे से दूसरे में। ये थर्ड में है, ये चौथे से तीसरे में आ रहा है, पांचवे से तीसरे में आ रहा है और छठे से तीसरे में आ रहा है।
अब अगला क्या है कि लाइमन श्रेणी हो गई, बामर हो गई, पास्टल ब्रैकेट। और अगला क्या है, मान लो वो छठे से पांचवें में आ रहा है, तो ये जो श्रेणी है इस श्रेणी का क्या नाम हो जाएगा, खंड श्रेणी। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की रेखाएं हमें प्राप्त हो रही है। n1 का मान यदि 1 है तो विभिन्न प्रकार की जो हमें रेखाएं प्राप्त होती है उसको हम बोलेंगे लाइमन श्रेणी। n1 का मान 2 है तो बामर, n1 का मान 3 है तो पार्सन, 4 है तो ब्रैकेट और 5 है तो खंड श्रेणी कहलाएगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हम ले लेते हैं श्रेणियां। यहाँ ले लेते हैं n1 का मान, यहाँ ले लेते हैं n2 का मान, और यहाँ पर ले लेते हैं क्षेत्र, या इसको हम लेते हैं स्पेक्ट्रम रेंज कौन सा है, स्पेक्ट्रम क्षेत्र। देखो श्रेणियों में हम ले लिया लाइमन, बामर, पास्टल, ब्रैकेट, खंड। एक श्रेणी और है हम्फ्री। यदि हम 7 इंक्लूड करें तो एक और हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा हम्फ्री। देखो लाइनमैन जो है इसके एरर का मान 1, बामर के लिए 2, पास्टल के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, फंड के लिए 5, हम्फ्री के लिए 6। अब n2 हो जाएगा इसके लिए 2, 3, 4, ऐसे इसमें हो जाएगा 3, 4, 5, यानी n1 से एक ज्यादा है, इसमें हो जाएगा 4, 5, 6। यदि n1 4 है तो n2 हो जाएगा 5, 6, 7। कंटिन्यू, n1 5 है तो n2 हो जाएगा 6, 7, 8, 9, ऐसे। n1 6 है तो n2 हो जाएगा 7, 8, 9, ऐसे कंटिन्यू करेगा। अब जो लाइमन श्रेणी है ये हमें प्राप्त होती है पराबैंगनी क्षेत्र में, यूवी रेंज में हमें प्राप्त होती है। क्षेत्रीय पराबैंगनी प्रकाश क्षेत्र कुछ भी हो। बामर जो है ये हमें प्राप्त होती है विजिबल यानी दृश्य क्षेत्र में। बाकी सारी जो श्रेणियां हैं ये हमें प्राप्त होती है अवरक्त क्षेत्र में। यदि हम इसमें जैसे हम्फ्री को इंक्लूड करना चाहें तो हम इंक्लूड कर सकते हैं। एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दो बोले, यहाँ n1 हो जाएगा 7 और n2 क्या हो जाएगा 8, 9, ऐसे कंटिन्यू। तो एक एक रेखाएं और बन जाएगी, बना लो बोले। वो 7वें से कहां आ सकता है, पहले ऐसे ही सब में एक एक बन जाएगी। छठे से आ रहा तो 7वें से कहां आ जाएगा, दूसरे। ऐसे ही लेट है तो 7वें से कहां आ सकता है, तीसरे में। ऐसे वो 7वें से आ सकता है चौथे में, और 7वें से आ सकता है 5वें में, ऐसे 7वें से आ सकता है 6वें में। ये क्या हो जाएगी, हम्फ्री श्रेणी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें विभिन्न प्रकार की रेखाएं प्राप्त होती है, इसीलिए हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, जहां पर विभिन्न प्रकार की श्रेणियां हैं और श्रेणियों का नाम उनके खोजकर्ता वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर दिए गए हैं। अब यदि मान लो इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा स्तर में है, वो किसी भी ऊर्जा स्तर में है और वो सभी संभावित संक्रमण करते हुए मूल अवस्था में पहुंचता है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो देखो यदि, चलो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं ताकि डिटेल से समझा देता हूं आपको।
यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से वो सातवें लेवल में हो सकता है, पांचवें में हो सकता है, दूसरे में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, उच्चतम ऊर्जा स्तर से सभी संक्रमण करते हुए, जितने भी संक्रमण पॉसिबल है सारे संक्रमण करते हुए मूल अवस्था का मतलब है n1 बराबर 1 मूल स्तर में पहुंचता है तो स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या की गणना के लिए फॉर्मूला है n-1 डिवाइडेड बाई, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो सातवें ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आ रहा है, यानी n1 बराबर 7 से n1 बराबर 1 में आ रहा है, तो यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी 7, 7 माइनस 1 बटा 2 बराबर 7, 7 में से 1 गया 6, 7 गुना 6 बटा 2, ये हो जाएंगे 42, 42 का आधा 21। देखो ये जो मैंने बताया है ये इन सभी के लिए है। लाइबन श्रेणी में 6 रेखाएं प्राप्त होगी, 5 यहाँ होगी, 4 यहाँ होगी, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ। देखो इसको कैसे भी समझ सकते हैं कि n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, n-6, n-1 निकालेंगे तो 7 में से 1 कितनी आएंगे 6, 2 निकालेंगे तो 5, 3 निकालेंगे तो 2, 4 निकालेंगे तो सॉरी देखो 7 में से 1 निकाला 6, 7 में से 2 निकाला 5, 7 में से 3 निकाले 4, 7 में से 4 निकाले 3, 5 निकाले 2, 1 निकाला सॉरी 6 निकाले 1, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 19 20, टोटल कितनी हो गई 21। लेकिन इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला तो तब लागू होता है जब उच्चतम ऊर्जा स्तर से संक्रमण करते हुए मूल अवस्था में लौटता है। यदि मूल अवस्था में नहीं लौटता है तो रेखाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, उसका भी फॉर्मूला है। इसके लिए फॉर्मूला है n2 माइनस n1 गुणा n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे। मान लो जो इलेक्ट्रॉन है वो 5वें ऊर्जा स्तर में है, n1 बराबर 5 में है और वो वापस आ रहा है 2 में, तो यहाँ पर ये मूल अवस्था में नहीं आ रहा है, एनर्जी लेवल 2 में आ रहा है, तो स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। n2 है उच्चतम ऊर्जा स्तर यानी 5 माइनस n1 है 2 गुणा n2 5 माइनस n1 2 प्लस 1 बटा, तो देखो 5 में से 2 गए 3 इंटू 5 में से गए 2 3 और ये प्लस का 1 4 बटा 2, तो 5 में से 2 गए कितने बराबर हो गए अपने, 5 में से 2 गए हो गए 3, 5 में से 2 गए 3 प्लस का 1 4, ये कितने हो गए 4 का 4 इंटू 3 12, 12 बटा 2 कितनी रेखाएं प्राप्त होगी 6। अभी बात करेंगे कैसे, यदि ये 7वें एनर्जी लेवल से सेकंड में आ रहा है तो कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि वो निम्नतम ऊर्जा स्तर में नहीं आ रहा है, तो n हो जाएगा 7 n1 माइनस 2, n2 7 n1 2 प्लस 1 बटा 2, तो 7 में से 2 गए 5 इंटू 7 में से 2 गए 5 ये प्लस है 1 6 बटा 2, 6 को 5 से गुणा करेंगे 30, 30 बटा 2 कितने रेखाएं प्राप्त होगी 15। देखो वो 5वें से दूसरे में आ रहा है, ये रहा 5वां, तो 5वें से आ रहा है वो दूसरे में, ये दूसरा, तो 5वें से दूसरे में आएगा तो रेखाएं कौन से प्राप्त होगी, देखो वो 5वें से
दूसरे में आ सकता है, सॉरी वो तीसरे से दूसरे में आ सकता है एक, वो चौथे से दूसरे में आ सकता है दो, वो पांचवे से दूसरे में आ सकता है, कितनी होगी तीन, तो तीन तो ये हो गई। ऐसे ही दो, देखो सीधी सी बात है, वो आ रहा है पांचवे से दो में, तो ये एनर्जी लेवल रहा पांचवा, तो पांचवे से जब वो दो में आ रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या है, वो आ सकता है तीसरे से दूसरे में एक, चौथे से दूसरे में दो, पांचवे से दूसरे में कितने हो गए तीन, तो तीन तरह का ये प्राप्त हो गई। फिर क्या होगा, वो चौथे से तीसरे में आ सकता है एक, वो पांचवे से तीसरे में आ सकता है दो, और थर्ड वो सीधा पांचवे से कहां आ सकता है चौथे में, तो तीन दो और एक, कितनी प्राप्त हो गई छह। ऐसे ही वो सातवें से दूसरे में आ रहा है तो रेखाएं हमें कितनी प्राप्त होगी 15। डायरेक्ट फॉर्मूला है और ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं। अब देखो, जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, प्रत्येक परमाणु का विशिष्ट रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम अन्य तत्वों की तुलना में सरल होता है, भारी तत्वों का रेखीय स्पेक्ट्रम जटिल होता है। प्रत्येक तत्व का रेखीय स्पेक्ट्रम विशिष्ट होता है और प्रत्येक तत्व के रेखीय स्पेक्ट्रम में नियमितता पाई जाती है। तो ये नोट कर देता हूं, यहां पर लिख सकते हैं आप, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम सरल होता है। भारी तत्वों का जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे का रेखीय स्पेक्ट्रम जटिल होता है। प्रत्येक तत्व या परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम यूनिक होता है, विशिष्ट होता है और प्रत्येक तत्व के रेखीय स्पेक्ट्रम में नियमितता पाई जाती है। तो यहां पर अपने हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम समाप्त होता है। अभी तक हमने बोहर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि में जो महत्वपूर्ण सहायक बिंदु थे, नंबर एक, विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते हैं, अर्थात परमाणविक स्पेक्ट्रा को डिटेल से पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम, क्योंकि हमने बोहर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि को कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद अगले वीडियो में हम बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने उन तथ्यों के बारे में पढ़ लिया जो बोहर के परमाणु मॉडल के विकास में सहयोगी थे, और अब हम बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम कंप्लीट होता है, इसको हम पुनः रिकॉल कर लेते हैं। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। उच्चतम ऊर्जा स्तर में ये अस्थायी होते हैं, अतः ऊर्जा का उत्सर्जन कर पुनः निम्नतम ऊर्जा स्तर में आते हैं। ऊर्जा का उत्सर्जन क्वांटा या फोटोन के रूप में होता है। परिणाम स्वरूप हमें प्लेट पर रेखाएं प्राप्त होती है, जिसको स्पेक्ट्रम रेखा कहते हैं। रिडबर्ग के अनुसार हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणियों की रेखाएं तरंग संख्या के रूप में ज्ञात कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला हमने लिखा v बार बराबर 109677 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये जो संख्या है जो हमने लिखी है 109677, इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग नियतांक। फिर हमने हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम बनाया। स्पेक्ट्रमी श्रेणियों का नाम
खोजकर्ता वैज्ञानिक के नाम के आधार पर दिया गया। लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री। N1 1 है तो लाइमन, 2 है तो बामर, 3 है तो पासन, 4 है तो ब्रैकेट, 5 है तो फंड और 6 है तो हम्फ्री। अब लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में मिलती है, बामर दृश्य क्षेत्र में, बाकी सभी अवरक्त क्षेत्र में मिलती है। तो इनको हम ऐसे याद रख सकते हैं, यूवी विजिबल, बाकी सब IR में। और यदि इलेक्ट्रॉन सभी संक्रमण करते हुए मूल अवस्था में लौटता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है। अगर मूल अवस्था में नहीं लौटता तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है ये है। हाइड्रोजन का रेख स्पेक्ट्रम सरल होता है, भारी तत्वों का रेख स्पेक्ट्रम जटिल होता है, और हर एक तत्व का रेख स्पेक्ट्रम विशिष्ट होता है, और रेख स्पेक्ट्रम में नियमितता पाई जाती है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो यहाँ पर अपने ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।